अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 21 अक्टूबर आ गए और आज वो शख्स के जो पाकिस्तान के निज़ाम का भगोड़ा है और पाकिस्तान के निज़ाम से भागा हुआ है। 4 हफ़्तों के लिए गए थे और आज 4 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं और किस तुम-तराक से आ रहे हैं। आप ज़रा खुद ही देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। मैं पूरे मीडिया को देख रहा था, किसी ने भी ये नहीं लिखा हुआ था कि वो बैकग्राउंड क्या था जिसमें वो गए थे और किस हालत में वो गए थे और किस स्टेटस में वो वापस आ रहे हैं। तो किसी ने भी इसको लिखने की कोशिश नहीं की, ना ही हमने जो हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, किसी ने इसका कोई तज़किरा तक नहीं किया। तो ये हमारे जर्नलिज़्म का और हमारे मुआशरे का हाल है कि आज 4 साल के बाद वो शख्स के जो अभी भी कन्विक्टेड है, अभी भी एक क्रिमिनल है और उसको कैसे तुम-तराक के साथ लाया जा रहा है, उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारी अदलिया है उसके जो फ़ैसले हैं, वो भी ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हालिया फ़ैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ ही जो एक हैं जस्टिस सिद्दार्थ मसूद साहब, उन्होंने किया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ शेख रशीद साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आया है, उसका भी ज़रा तज़किया करने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो ये है कि मैं शुरू में सिर्फ़ लोगों को बता दूँ कि आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब जो है वो मुनस्सा शहूद पे आई है और उसकी उसकी जो उसकी लॉन्च है, उसकी सेरेमनी भी हो गई है। उसका हम आखिर में जाके ज़िक्र भी करेंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारे तमाम नाज़रीन की तरफ से आपको बहुत-बहुत मुबारक। उसकी बहुत तफ़सील मैं शुक्रिया आपका। जानूँगा आपसे आखिर में जाके। लेकिन शुरू में ज़रा थोड़ा-सा ये ज़रा मुझे बताएँ कि कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप भी और आपके साथी, आपके बाकी इलाके के लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक शख्स के जो 4 साल के बाद आ रहा है, जब गया था तो वो एक भगोड़ा था, जेल से उसको निकाला गया था और फिर 4 साल के बाद वो आज वापस आ रहा है और उसके लिए पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो अदलिया समेत, हमारे एस्टेब्लिशमेंट समेत सब हाथ बाँध के सामने उसके खड़े हुए हैं और आज ही उनकी आमद-आमद है। योर टेक ऑन इट जी। देखिए इसरार साहब, बात यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग जो पाकिस्तान में सियासत को देखना चाहते हैं, जमहूरियत को देखना चाहते हैं, आइन और कानून की सबुलंदी देखना चाहते हैं और सियासी अखलाकियात के मामलात के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, उनके लिए नवाज शरीफ एक टेस्ट केस है। और आपको अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान में सियासत, जमहूरियत, आइन, कानून और सियासी अखलाकियात क्या है। यानी आप देखिए कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की का ज़हूर हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर, इसका मतलब है कि ये मुल्क के अंदर हर कुछ हो सकता है। जिसको चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, हमें किसी को हीरो बनाना है और किसी को ज़ीरो बनाना है। ये एक, जिसे कहते हैं ना, फैक्ट्री है, एक स्टेट नहीं है, एक फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अंदर से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती है। फिर उसके उसके जब ये होती है तो आपकी रियासत पर अखलाकी सवालात उठ जाते हैं, आपके आइन और कानून पे सवालात उठ जाते हैं, आपकी अखलाकियात पे सवालात उठ जाते हैं कि भाई ये किस किस्म का निज़ाम है जिसके अंदर जो है एक ही वक्त में एक बंदे को पहले जीरो किया जाता है, उसे कन्विक्ट किया जाता है आपकी अदालतों के जरिए से, वो मुजरिम होता है, वो 4 हफ्तों की दवाई लेने के लिए लंदन जाता है, फिर उसकी जिस शानो शयान तरीके से उसका इस्तेकबाल हो रहा है, यानी एक स्पेशल तैयारा उनको लेकर आ रहा है, उसमें 100-150 के करीब बराती हैं और एक पूरा स्टेट मैकेनिज्म जो है, शहर जो है वो उसकी निगरान हुकूमतें उसके लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हो, अदालतें उसके लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हो, रियासती निज़ाम उसके लिए सहूलतकारी का अपना किरदार अदा कर रहा हो, और फिर हमारा अपना शोबा मीडिया के अंदर एक बड़ा तबका उस सारे खेल की सहूलतकारी कर रहा हो, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी जो रियासत है, जब आज दुनिया में क्रिटिकली डिस्कस होती है, तो उसका पस मंजर क्या है। यही वो पस मंजर है ये जिसकी वजह से एक हमारी सेकंड रियासत ये के जो ऊपर आपने सवालात उठाए ये जो जाते हैं। आपने सलमान भाई जो मीडिया की बात की है, ये मैं सिर्फ मीडिया का आपको दिखा दूं, ये आप ही का अखबार है और इसको जरा देखिएगा और आपको अंदाजा होगा कि क्यों मीडिया ना बोले और क्यों मीडिया चुप रहे। आप जरा ये देखें, ये आज का मेन पेज है और सिर्फ ये देखें कि पूरे का पूरे सफ़े का जो इश्तिहार है, मेन पेज पे, फ्रंट पे, ये सिर्फ नवाज शरीफ का है और इसी तरह बाकी अखबारात जो हैं, वो भी सारे के सारे जो हैं वो यही दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें ना कि क्या मीडिया बोलेगा और क्या मीडिया की जो एक एथिक्स हैं, वो कहाँ पे चली गई हैं और हम लोग किसके किससे शिकायत करें और देखिए ना, किससे पूरी मुंतफ़ी चाहें?
देखिए, पूरी कौम का हाफजा जो है उसको उसके साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी हमें तो पता ही नहीं है नवाज शरीफ साहब कौन है। हमें तो पहली बार पता चल रहा है कि नवाज शरीफ का एक सियासी ज़हूर हो रहा है। हमें पहली बार पता चल रहा है कि नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी है। हमें पहली दफा पता चल रहा है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ आएगा तो पैसा बहुत आएगा, माशी तरक्की बहुत होगी। यानी ये सारी बातें हमें बताई जा रही हैं इस वक्त एक नए बयानिए के तौर पर। और हम नवाज शरीफ को 1979-80 से जानते हैं। कितनी दफा उसने इस मुल्क की तकदीर को बदला, कितनी दफा इस मुल्क के अंदर माशी खुशहाली आई, कितनी दफा इदारों का इस्तेहकाम आया, कितनी दफा यहाँ सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम आया, और इदारों की तौकीरी जो है वो जो नहीं होती, उसको किस तरह से हमने एक शानदार तरीके से खेल खेलने की कोशिश की है। तो ये सारी बातें सबको पता है, किसी का हाफजा कमजोर नहीं है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ फैसले तो अवाम को नहीं करने दिए जाते ना। अगर फैसले अवाम को करने दिए जाएं तो अवाम अपने फैसले सुनाए। यहाँ तो फैसले करने वाले भी कोई और है और फैसलों पे अमल दरामद करने वाले भी कोई और है, और फिर अपने ही कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर, यानी एक वक्त में एक फैसला करते हैं, दूसरे वक्त में दूसरा फैसला उसकी नफी कर रहा होता है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर आंख मचोली का खेल है या पुतली तमाशे का खेल है, ये खत्म तो नहीं हुआ। ये जो कहा जा रहा था कि अब हम हमारे यहाँ सियासी मुदाखलत नहीं होंगी, अब कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, लेकिन मुदाखलत तो चल रही है। और मुदाखलत तो बहुत छोटा लफ्ज है, यानी कि पूरा का पूरा सियासी निजाम का रिमोट कंट्रोल उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ की आमद जो है उसको उसके पीछे भी जो एक चीज समझने की है कि वो एक खास मकसद के लिए ला रहे हैं। अब वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि जो इमरान खान का जो खौफ इस वक्त पूरे निजाम के अंदर छाया हुआ है उसको कैसे कम किया जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि अगर नवाज शरीफ के गुब्बारे में हवा भरी जाए तो शायद ये इमरान खान का सियासी तोड़ कर सकेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो सकेगी, इंतखाबात जीत जाएंगे। ये जितने सर्वे आ रहे हैं 80% प्लस इमरान खान के, वो जाए शायद 20% पे चले जाएंगे, 80% सर्वे जो है वो नवाज शरीफ के हो जाएंगे। और ये एक मजबूरी बन चुकी थी कि नवाज शरीफ को लाकर जो है वो इमरान खान के ऊपर एक खौफ पैदा किया जाए। अब देखते हैं कि इमरान खान के ऊपर कितना खौफ चढ़ता है, उनके वोटरों पे कितना खौफ चढ़ता है और पीटीआई पे कितना खौफ चढ़ता है। लेकिन पहले इंतखाबात तो करवा ले, और जब इंतखाबात होंगे, अब देखिए ना जिस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड पीएमएलएन को और शरीफ खानदान को मिल रही है, क्या किसी और जमात को मिल रही है? और जब मैं आप ही के प्रोग्रामों में ये कहता था कि पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा लाडला जो है वो तो खुद नवाज शरीफ है, और हर दौर के अंदर उसको किसी ना किसी तरीके से लाडलेपन के तौर पर कुछ नवाजा गया था। आज एक बार फिर वो लाडलापन उनके ऊपर सवार है, और वो लाडलेपन की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं, और उन्होंने ड्राई वाटर की बोतलें भी पी ली हैं। अब वो उनकी ताकत भी आ गई है, उनके प्लेटलेट्स भी कम हो गए हैं, और वो आज रात को शायद पाकिस्तान के अंदर एक माशी तरक्की का एक बड़ा एजेंडा भी देंगे। तो मेरा मतलब है कि ये सब खेल तमाशा जो है, पता नहीं इससे कितनी हमारी सियासत मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी, इस पे तो सवालिया निशान ही है। एक चीज सलमान भाई मुझे बड़ी, जिसके यकीन करें मेरा बड़ा दिल दुखा, वो ये थी कि जिस तरीके से उनकी आमद के ऊपर जो फंक्शंस हो रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे डांस हो रहे हैं, रक्कासाएं आ रही हैं, फिर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से कवाली नाइट्स चल रही हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे फ़लस्तीन के बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, उनको कत्ले-आम का निशाना बनाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक़्त जो है, वो लोग जो हैं अंगुष्ठ बदंदा हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह एक इंसानियत का कत्ले-आम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक पार्टी है, वो अपने कायद के आने के ऊपर रक्स कर रही है, डांस कर रही है। यानी इनके अंदर कोई हया, कोई शर्म, कोई इस तरह की कोई कौमी और मिल्ली हमीयत का नाम तक नहीं है इनमें। इसरार साहब, जब आपकी सियासत के अंदर इक्तदार एक जिसे कहते हैं ना बुनियादी कमजोरी बन जाए, और ताकत की हुक्मरानी एक बुनियादी कमजोरी बन जाए, और आपके ऊपर एक हवस सवार हो जाए, एक जिसे कहते हैं हिर्स सवार हो जाए इक्तदार की, तो फिर ये जो आपने जो बातें की है ना, ये बेमानी हो जाती है। बल्कि हम तो सियासत ही लाशों पे करते हैं, हम तो सियासत ही लोगों के इस्तेसाल की बुनियाद के ऊपर करते हैं। हम जो पूरी की पूरी कौमी सियासत का रंग हमने कभी एंटी इंडिया और प्रो कश्मीर पॉलिटिक्स की तरफ डाला, फलस्तीन की तरफ डाला और दुनिया भर के मजलूमों पे डाला। और ये मसला कोई पाकिस्तानी हुक्मरानों का तो नहीं है। आप जरा अरब ममालिक के हुक्मरानों को देखें कि उनकी रातें कितनी रंगीन हैं, और बाकी लोगों का देखिए किस शान शौकत से वो गुजारा कर रहे हैं। तो किसको दर्द है सर दुनिया में मजलूम लोगों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है?
कौन से बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर जो है वो रॉकेट लॉन्चर चलाए गए, बम मारे गए और बच्चे समेत, अस्पताल समेत, डॉक्टर समेत सब का सब मलिया मेट हो गया। कोई किसी को इसका कोई दुख है, कोई किसी को दर्द है। दुनिया तो वैसे ही चल रही है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी हो रहा है, दुनिया के अंदर और रंगीनियां भी चल रही हैं, इसी तरह सियासत की रंगीनियां भी चल रही हैं, समाजियात की रंगीनियां भी चल रही हैं, तफरी की रंगीनियत भी चल रही हैं। हाँ, अलबत्ता मुजम्मती बयानात का एक खेल जरूर चलता है पूरी दुनिया में, और उस खेल की बुनियाद के ऊपर हम मजीद जख्मों पे नमक छिड़कते हैं उन मजलूम लोगों को जो इस वक्त जो है एक जिसे कहते हैं ना बर्बरियत और सफाकियत का शिकार है। सही बात है। ये अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताएँ कि ये जो हम पूरा फिनोमेना देख रहे हैं सलमान भाई, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब देखें ये हम हमारी भी जिन लोगों से बात होती थी और यकीनन आपकी भी लोगों से बात होती होगी कि सिर्फ 3-4 साल पहले की बात है कि जब हमें एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग ये बताया करते थे कि नवाज शरीफ जो है और इसकी पार्टी और इसके लोग जो हैं ये बड़े खतरनाक हैं, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के बड़े सख्त खिलाफ हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आखिर कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है ना कि जिसकी वजह से वही एस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट तो वही रहती है, लोग थोड़े से बदलते हैं ऊपर से, लेकिन जो नज़रिया है उनका वो तो तकरीबन वही रहता है। तो क्या वजह हुई है कि इतनी बड़ी यू टर्न ली है एस्टेब्लिशमेंट ने और इतना बड़ा उनका जो जिसको वो कहते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के खा गए हैं, आज उसी को इस्तकबाल करने के लिए बेचैन नज़र आ रही हैं? देखिए, कौमी सियासत के अंदर एक ही किरदार एक वक्त में हीरो होता है और दूसरे वक्त में वो विलन बन जाता है। एक वक्त में वो मजलूम होता है, दूसरे वक्त में वो जालिम बन जाता है। अब आप देखिए ना, मैंने आपने आपने कहा ना वो क्या वजह है, वो मैंने आपको बताई है ना, वो वजह वो है कि इमरान खान का भूत जो है वो इस वक्त बहुत से लोगों के सरों पे सवार हो चुका है, और वो जो ताकत इमरान खान की है वो बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। और ये जो इंतखाबात नहीं हो रहे थे और अभी तक नहीं हुए हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिक तो ये भी है ना कि इमरान खान के भूत को पहले कम किया जाए, उसका जो खौफ है वो कम किया जाए, उसकी ताकत को कम किया जाए, उसकी सियासी वोटरों को जो है ना वो यरगमाल बनाकर उनको किसी और तरफ भेजा जाए। तो ये जो खौफ है इसने ही उनको दोबारा मजबूर किया कि आप नवाज शरीफ का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि देखिए ना, शहबाज शरीफ में वो पोटेंशियल नहीं था, बिलावल में वो पोटेंशियल नहीं था, मरियम में वो पोटेंशियल नहीं था कि वो इमरान, अच्छा अब ये पोटेंशियल ये था कि क्योंकि पाकिस्तान में सेकंड या फर्स्ट कह रहे हैं आप, जो भी कहना चाहते हैं, एक बड़ी पार्टी के तौर पर नवाज शरीफ साहब तो थे, उनका वोट बैंक भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए उनका ख्याल ये था कि अगर नवाज शरीफ को सहूलतकारी दी जाए तो शायद वो जो है इमरान खान का भूत जो है वो नीचे उतारने में कामयाब हो सके। लेकिन आप देखिए ना, अफराद की मोहब्बत या अफराद की दुश्मनी का ये खेल पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहा है इसरार कसाना कहाँ साहब। लेके जा रहे और ये जो अपराध की दुश्मनी का और मोहब्बत का जो खेल है, इसमें कहाँ आइन रह गया, कहाँ सियासत रह गई, कहाँ जमहूरियत रह गई, कहाँ कानून रह गया, कहाँ अखलाकियात रह गई। इसका मतलब है पूरा का पूरा रियासती निजाम चंद अफराद के हाथों यरगवाल है, और किसी वक्त वो हीरो होंगे और किसी वक्त वो जीरो होंगे। ये जो सोच और अप्रोच है, इसके बाद इंतखाबात की क्या हैसियत रह जाती है, वोटर की क्या हैसियत रह जाती है, आपकी मेरी क्या हैसियत रह जाती है। मीडिया को तो उन्होंने डिक्टेशन दे देकर इतना मफलूज कर दिया है, कमजोर कर दिया है। अभी जो आपने इश्तिहारात दिखाए हैं, अब इसी वक्त यहाँ तो मैंने कहा है ना कि नवाज शरीफ को एक मसीहा बनाकर, हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उन वो कन्विक्टेड है, लेकिन कौन सोचता है सर, कौन हैं। और अब समझता है। एक चीज जरा देखें, अब जी। ये सलमान भाई आप भी समझते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाजा है। अब ये केयर टेकर्स की गवर्नमेंट है ना, ये केयर टेकर की गवर्नमेंट किस तरीके से ये ऐड दे रही है और होने दे रही है सब कुछ, और इतनी ज्यादा उनकी इंतजामात के लिए लेटी जा रही है, ये केयर टेकर्स का तो कॉन्सेप्ट ही उड़ गया है। अब ये तो मेरा ख्याल है कि देखिए, कोई अगर कोई हुकूमत आई मैं तो तो इनको शुरू से जी मैं तो शुरू से केयर टेकर गवर्नमेंटों के खिलाफ हूँ। ये सारा का सारा खेल ही मसनूई होता है, एक बात, और इसके असल निगरान तो कोई और होते हैं। और ये जो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि जी वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो है ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ की निगरान हुकूमत है, और इसका रिमोट कंट्रोल शहबाज ऑब्वियसली शरीफ के हाथ में है। और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि मुझे एक फेडरल सेक्रेटरी ने बताया कि इस वक्त जितने भी अहकामात हैं वो शहबाज शरीफ की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहे हैं, इसलिए वो तो बड़े कंफर्ट है। और बल्कि खुर्शीद शाह ने तो ये भी गिला किया कि जनाब हमारा तो मुंह बोला बेटा था मोहसिन नकवी, लेकिन वो वो भी पता नहीं क्यों हमारे खिलाफ हो गया और वो इस वक्त इनकी सहूलतकारी कर रहा है। तो ये जो केयर टेकर होते हैं ना जी, ये जो हमारा खेल है, जो मैं कहता रहता हूँ कि इलेक्शन से पहले एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट तय होता है, उस पॉलिटिकल अरेंजमेंट के अंदर ये निगरानों का खेल भी तय हो जाता है, और फिर निगरानों से कहा जाता है कि आपने किस खेल को आगे लेके चलना है।
तो ये सारा आर्टिफिशियल खेल जो है, इसमें शफाफियत पर मबनी इलेक्शन जो है, वो महज एक ख्वाब है, एक धोखा है, एक फ्रॉड है। इलेक्शन जो है वो वैसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल। पहले हो रहे हैं। अच्छा, अब वैसे ये तो सवाल बनता तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी गट फीलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं सोच रहा था इस पूरी फिनोमेनन के बारे में, तो मुझे ऐसे लगा जैसे नवाज़ शरीफ जो हैं, ये पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये अपने मंतकी और जो इनका अंजाम है, ये उसकी तरफ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके से इनको लाया जा रहा है, जिस तरीके से ये आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता मुझे खौफ आता है कि मैं ये बात भी करूं, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं करते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नवाज शरीफ साहब को इस वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और इस तरह की पूरी गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। देखिए, मेरा ज़ाती तज़किया तो ये है कि नवाज़ शरीफ अपनी सियासी इनिंग्स खेल चुके हैं। हम्म, अब ये जिसे कहते हैं ना, फालतू ओवर के चंद ओवर इनको मिले हैं, जिसमें वो ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अभी भी यकीन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब से अगर आप दिल की बात पूछेंगे, तो उनकी पहली और आखिरी तरजीह ये है कि वो मरियम को किसी बड़े ओहदे पे देखना चाहते हैं। और ये आसिफ अली जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को बिलावल प्राइम को। मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। तो ये जो 2 बड़े सियासी किरदार हैं, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये बेचारे हम्म, अपनी औलादों को एक ऐसे मनसब पे देखना चाहते हैं, ताकि जब ये दुनिया से रुखसत हों तो इस बात पे सुरखरू हों कि हमारी बेटी, हमारा बेटा जो है, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जो भी कहना चाहते हैं वो रहें। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब की मुझे लगता है कि आगे जो सियासत है, वो बुनियादी तौर पर जो है ना, वो अपनी बेटी को आगे करने की है। और दूसरा मेरा अपना एनालिसिस है, मुमकिन है लोग उससे इत्तेफाक ना करें, अगरचे नवाज़ शरीफ साहब एक बड़े पॉपुलर शख्सियत हैं और सियासत और वोट बैंक के ऊपर उनका कंट्रोल भी है। लेकिन अमली सियासत अगर आप मुझसे पूछें तो वो शहबाज शरीफ के गिर्द घूमेगी। हम्म, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी वो काबिल कबूल है, और हाँ मुस्लिम हाँ। लीग नून के एक बड़े धड़े के अंदर भी उनकी कबूलियत बहुत ज्यादा है। और मुस्लिम लीग वोट का जो वोटर है, वो भी एक मफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसके अपने कारोबारी मफादात होते हैं। उनको लगता है कि शहबाज शरीफ एक आइडियल कैरेक्टर है। अच्छा, फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब की बहुत कबूलियत है। फिर इसी तरह से मीडिया के अंदर भी उन्होंने काफी पेनिट्रेट किया हुआ है, जुडिशरी के अंदर भी बड़ा पेनिट्रेट किया हुआ है। हम्म, तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि जैसे सियासत का जो अगला राउंड है, वो वो शहबाज शरीफ के गिर्द घूमेगा। अगर शहबाज शरीफ नारे तो लगाते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ, लेकिन हाँ उनके हाँ। अंदर से जो आवाज आती है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ की आती है। और मुझे बहुत हाँ से साफती दोस्त भी ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ ही अगला अहम मोहरा होगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का। हाँ, लगता यूँ ही है। और मैंने तो ये भी सुना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चंद माह या चंद हफ्तों के बाद शायद वापस चले जाएं, और अपने आप को एग्जोनरेट करवा के केसेस वगैरह फारिग करवा के वापस चले जाएं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अच्छा, ज़रा ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अदलिया के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, शेख रशीद साहब की बात करता हूँ, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने जो फैसला दिया है, और जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको ओवरटर्न करते हुए उसको सस्पेंड किया, और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा है कि केपीके में भी जो पीटीआई के आला ओहदेदारान थे, उनके घरों पे हमले, उनके ऊपर अटैक्स और उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अब ये देखें ना कि जो हमारे जो मतलब उनके दस्तराज हैं चीफ जस्टिस के, वो इस तरह के फैसले दे रहे हैं जिनको पता भी है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमारी अदलिया भी तो इतनी कंप्रोमाइज्ड हो चुकी हुई है, बंदा क्या करे, किधर जाए? नहीं, हमारी अदलिया की कौन सा दौर था जिसको हम एक तारीखी दौर कह सकते हैं? एक दौर था जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की वकला तहरीक के नतीजे में आया था। हम्म, हमारा ये ख्याल था कि जनाब अब अदलिया आजाद हो गई है, खुद मुख्तार हो गई है, शफाफ हो गई है। उसका नतीजा फिर हमने देख लिया कि कैसे जो है ना अदालती फैसले आए और कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म ने पाकिस्तान की जुडिशरी को भी नुकसान पहुंचाया। और अब भी जो भी हम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे जस्टिस साकिब निसार के हवाले से हम्म, या जस्टिस बंदयाल के हवाले से, और अभी हम फाइज ईसा साहब को एक बड़े हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब देखिए ना, 1.25 महीना तो हो गया उनको आए हुए। इन हम्म, 1.25 महीने में या 1 महीने में अगर आप देखिए, जितने बड़े मामला सियासत के चल रहे हैं, उस पर उन्होंने कितना बड़ा एक्शन लिया है, मुझे बता हम्म। दीजिए आप। कोई बहुत अभी बड़ी केस उन्होंने लगाया तो अपने है आप उन्होंने, को, वैसे केस लगा तो लिया 23 का, जी वो 23 लगा तारीख को। लिया है, लेकिन हाँ ये जितनी इंसानी हकूक की वायलेशनें हो रही हैं, हाँ, वो उस कुछ पर भी तो नहीं उन्होंने किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और ये कुछ जो नहीं। कुछ गिरफ्तारियां और फिर उसके बाद उनकी जमानतें हो रही हैं, उसके बाद दोबारा गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जुडिशरी के फैसलों का जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, अदालती फैसलों की तौहीन की जा रही है, उस पर तो अभी तक वो खामोश है। तो इसलिए हमारी जो अदलिया है ना जी, वो अभी जिसे कहते हैं ना कि वो तो खुद यरगमाल है, और वो खुद अपनी आजादी और खुद मुख्तारी के दरमियान कहीं फंस के रह गई है।
अदालतों से बड़े फैसलों की तवक्को फिलहाल तो मुझे उस तरह से नहीं है, इसलिए कि हमारा पूरा स्टेट क्राफ्ट जो है इस वक्त काफी मुतनाज़ा हो चुका है और उसमें सिर्फ अदलिया ही नहीं है, उसमें सियासत भी है, उसमें जमहूरियत भी है, उसमें मीडिया भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है। हम सब लोग जो है अपने अपने दायरा कार के अंदर जो है कई हवालों से खुद को बेबस महसूस करते हैं और ये बेबसी जो है वो फिर हमें लेके बैठ जाती है। बैठ जाती है। अच्छा जी, ज़रा आ जाएँ थोड़ा-सा शेख रशीद साहब के इंटरव्यू की तरफ। हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देखे, जिसमें हमने फ़ारूक हबीब साहब का भी देखा, उसमें उन्होंने तो ख़ैर कमाल किया और बहुत कुछ बोला। लेकिन शेख रशीद साहब का जो इंटरव्यू है, उसमें हमने देखा है कि वो बच-बचा के कहीं निकल गए हैं और उन्होंने पकड़ाई नहीं दी एंकर साहब को। तो आपकी क्या देखिए इस बारे में ओपिनियन है? दो चार बातें हैं। पहली बात तो ये है कि शेख रशीद ने बड़े भारे मार्जिन से जो है ना मुनीब फारूक को शिकस्त दी है। ये जो एक हफ्ते 4 दिन से कहा जा रहा था ना कि बड़ा भरपूर हाँ। सियासी इंकशाफात से भरपूर किस्म का इंटरव्यू है, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, एक बात। हुँ, दूसरी बात ये है कि मेरा थोड़ा-सा तबसरा एक मुख्तलिफ है। ये कामरान शाहिद साहब हों, ये मुनीब फारूक हों या वो आदिल शाहज़ेब जिन्होंने डॉन में उनका इंटरव्यू किया था। जी, जी। अब ये जो एंकर नुमा सहाफ़ी हैं, कोई खुदारा इनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम लाया जाए। ये जिस तरीके से इंटरव्यू कर रहे हैं और जिस तरीके से इंटरव्यू स्टेज किए जा रहे हैं और जिस हाँ, तरीके से ये एंकर जो है वो अपनी आप को सहूलतकार के तौर पर पेश कर रहे हैं या चैनल पेश कर रहे हैं, इससे पाकिस्तानी सहाफत का जनाजा नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा। निकल चुका सबको है। पता है कि ये किस तरीके से इंटरव्यू हो रहे हैं, कैसे करवाए जा रहे हैं। अब वो एक असद तूर है इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट, जी, जी, उन्होंने जी। एक वीडियो भेजा, उन्होंने कहा कि जनाब उनको थप्पड़ मारे गए। उनसे कहा गया कि आप बुशरा बीबी के बारे में गैर अखलाकी गुफ्तगू करें, इमरान खान के बारे में करें, तो शेख रशीद ने इनकार कर दिया। अब मुझे नहीं पता ये खबर दुरुस्त है या गलत, मैं अभी इस बहस हाँ, में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हाँ। अगर ये खबर दुरुस्त है और ये समा न्यूज के अंदर बैठ के शेख रशीद के ऊपर ये कुछ हुआ है, तो ये पाकिस्तानी चैनलों का जनाजा है, जनाज़ा पाकिस्तानी है। सहाफत का जनाजा है। और जिस तरीके से सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू हुआ, जिस तरीके से उनका इंटरव्यू हुआ, तो ये जो एंकर नुमा सहाफी, जब हम कहते थे ना कि जनाब ये एंकर ही पाकिस्तान के सबसे बड़े हुँ, दानिश्वर और सहाफी बन गए हैं, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो यहाँ पर एक्सपोज हो जाती है। एक बात तो ये है। सही बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए इससे मिल क्या रहा है? कोई बंदा मान रहा है कि ये शेख रशीद का अपना इंटरव्यू है, कोई बंदा ये हुँ, मान रहा है कि सदाकत अब्बासी का अपना इंटरव्यू है, कोई मान रहा है कि फरूक हबीब का अपना इंटरव्यू है, कोई मान रहा है कि जनाब ये जो है अपना उस्मान डार का अपना इंटरव्यू है। आप बच्चे बच्चे से जाके पूछें, वो कहते हैं बाग गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। बात तो सारा यानी जाने हैं। सबको पता है कि ये इंटरव्यू किस तरह हो रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। अभी उनको जरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में पेश करें ना और इनको कहें कि हाँ, बताइए आपके साथ क्या हुआ है, तो वो एक दूसरा नैरेटिव फिर आपके सामने पेश कर देंगे। तो इससे कौन सी कौमी सियासत की खिदमत हो रही है। और वो अताउल्ला मैंगल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर ये सियासत है और ये जमहूरियत है और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें गन पॉइंट पर रख के अगर आपने करवानी है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमने सियासत और जमहूरियत क्या करनी है, छोड़े हाँ, सारे क्या खेल को करें? यार, फिर आप इसी तरह से लें। तो मैं ये समझता हूँ शेख रशीद ने कमाल होशियारी के साथ ना तो हाँ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया, ना अपनी पार्टी खत्म करने का ऐलान किया। एक जुमले में उन्होंने पूरा इंटरव्यू अगर आप देखें तो एक हुँ, जुमला है कि मैं 40 दिन के चिल्ले पे गया था। उनसे पूछा हाँ, गया कि चिल्ले पे क्या किया, तो कहने लगे बस इतना समझ जाएं, इशारा काफी है और मेरी सेहत सख्त भी था। गिरी है, वजन भी कम हाँ, हुआ है और ये चिल्ला जो है इसने मुझे बता दिया है कि भी क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन उन्होंने वो जो भरम था ना इमरान खान का, जो कहा जा हाँ, रहा था शायद टूट जाएगा जैसे फरूक हबीब हाँ, ने तोड़ा या किसी हाँ, और ने हाँ, तोड़ा, वो चीज शेख रशीद ने नहीं की क्योंकि एक तजर्बाकार पुराने पार्लियामेंटेरियन है, समझते हाँ। हैं। और फिर पिंडी वालों के साथ उनका ताल्लुक और रिश्तेदारी भी बड़ी शानदार रही है माजी में, तो शायद वो उनके काम आई है और मुनीब फारूक की जो ना तजर्बाकारी है वो उनको ले डूबी है। तो ये जो अभी इंटरव्यूज़ का सिलसिला आपने बताया कि उसका कोई असर नहीं हो रहा और हम ये देख रहे हैं कि जैसे कोई स्कोर कार्ड पूरा किया जा रहा है कि अच्छा जी 6 विकेटें गिर गई हैं, 7 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन उसका मैच के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये जो सूरत-ए-हाल है फिर ये इनको क्यों नहीं समझ आ रही कि भई ये बस कर दें इस चीज़ को, क्योंकि इसका तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, काउंटर प्रोडक्टिव बल्कि उल्टा हो रहा है। लोग तो कहते हैं कि ठीक है जी होने दो इंटरव्यूज़, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा, तो जस्ट स्टॉप इट। लेकिन अब बात ये है, मैं बार बार कहता हूँ इसरार साहब, जब सियासी इख्तलाफात सियासी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर जाए ना, हुँ, तो उसका कोई फुल स्टॉप नहीं होता। या आप खुद मरते हैं या दूसरों को मारते हैं।
या कहीं एक जगह पर आके आपको अपनी शिकस्त का बड़ा एहसास हो तो फिर आप अपने आप को विड्रॉ करते हैं किसी तरीके से। ये खेल जो कुछ हो रहा है, मैं बार-बार जब प्रोग्रामों में कहता हूँ, मेरे बड़े दोस्त आपका प्रोग्राम देखकर, मेरा प्रोग्राम देख के मुझे कहते हैं, यार हुँ, आप बड़े खुशफ़हम आदमी हैं, डायलॉग की बात हुँ, करते हैं, मुकालमे की बात करते हैं, गुफ्त-ओ-शनीद के साथ मामलात की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के मामलात की बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, भाई बात ये है कि इसका फिर वे आउट क्या है? क्या हाँ, हमने इसको फ़लस्तीन बनाना है? क्या हमने इसको गज़ा बनाना है? क्या हमने इसको इसराइल बनाना है? ओ भाई ये पाकिस्तान है, टूटा-फूटा पाकिस्तान, इसको बचा लो। बचा लो। इसको बर्बाद होने से बचा लो, इस कौम को इस तरह से बर्बाद ना करो, इन इदारों को बर्बाद ना करो, बड़ी मुश्किल से ये स्टेट कायम है, बड़ी मुश्किल से ये इदारे कायम है। और जब आप ये कहते हैं ना कि हम कलमे की वजह से ये रियासत बनी है और कायम है, तो हाँ, उस कलमे की कोई हुर्मत का ख्याल कर लो यार। ये किस सही तरह बात। का निज़ाम है, जिस तरह की सियासत चल रही है, जिस तरह की मईशत चल रही है, जिस तरह का इंसानी हकूक के मामलात हैं, आईन है, कानून है। अब आप मुझे बताइए ना, कहाँ गए वो इलेक्शन के 90 दिन की कहानी? भाड़ हुँ, में जाए आइन जो आपने फेंक दिया उठाकर। क्या हुँ, फ़र्क पड़ता है अगर आइन पे अमल दरामद नहीं होगा? इस मुल्क के अंदर 9-9 10-10 साल आइन पे अमल नहीं हुए सर। फौजी मार्शल सही रहे बात। हैं, क्या फ़र्क पड़ा इस मुल्क के लोगों को? अगर हम सियासत हाँ, में पीछे रह गए, हम फलाँ में पीछे रह गए, हम फलाँ में पीछे रह गए, तो क्या होगा? अब मुझे कल एक साहब फरमा रहे थे, एक थ्योरी दे रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने की बुनियादी वजह ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब ठीक कर सकते हैं। और मैंने कहा हाँ, भाई जिस वक़्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट तय कर लेगी ना कि हिंदुस्तान के हाँ, साथ ताल्लुकात वो ठीक खुद ही कर करने हैं, तो लेंगे। ताल्लुकात का कोई रास्ता निकल आएगा। वो वाया नवाज़ शरीफ नहीं निकलेगा, वो किसी और तरीके से भी निकल आएगा, ये बहस नहीं है। सही इसलिए मैं बात। ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर तबकात हैं, चाहे वो सहाफ़त में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है, खुदारा इस मुल्क पर रहम खाएँ, हाथ जोड़ के कह सकता हूँ। इस हाँ, मुल्क पर रहम सही बात। करें। इस मुल्क को अल्लाह इस ताला तरह से बर्बाद ना करें कि इस मुल्क की नई नस्ल अपने आप को डिसोन कर दे। और हुँ, मैं हुँ, हुँ। आपको बड़ी ईमानदारी से, दयानतदारी से और बड़े दुखी दिल के साथ ये कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक हफ्ते में 300, 400, 500 नौजवानों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ। उनकी हुँ, गुफ्तगू सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके सवालात सुनता हूँ। कल भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ हमने जब सवालात का सेशन हुआ, तो बच्चों के सवालात सुने। हर हाँ, एक के अंदर जो है इस वक़्त एक अनसर्टेनिटी है, एक फ़ियर है, एक हुँ, खौफ है। उस खौफ के अंदर कहाँ जाएँगे? मैं आपको एक हाँ जी। मिसाल बताता हूँ, मैं पिछले दिनों इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का एक तकरीब में मेहमान ख़ास था और मेरे साथ बाकी लोग भी थे। तो वहाँ पर बड़ी तकरीरें हुई, गज़ा में ये हो रहा है, फ़लस्तीन में ये हुँ, हो रहा है, फलाँ में ये हो रहा है। एक डॉक्टर उठी है खातून यंग सी, उसने कहा पहले इमरान खान को आज़ाद करवा लें, बाकी दुनिया बाद में ओए आज़ाद होए होए! करवाइए। यानी ओए होए! आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की अब ये कल सनम जावेद के साथ वो जब उसको रिहाई मिल गई तो फिर जब हुँ, रिहाई फाइनल होनी थी, बाहर आना था, एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। यानी ओए ये होए! रियासत का निज़ाम नहीं है सर, ये ओए रियासत होए! की शक्ल नहीं है जिस रियासत के निज़ाम की बुनियाद पर जदीद रियासतें आती हैं, जहाँ आइन की बालादस्ती होती है, जहाँ कान आप बैठिए ना, आप कनाडा में बैठे हुए हैं, आप बाहर की दुनिया को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे पाकिस्तान का रियासती निज़ाम चल रहा है, इस तरह का रियासती निज़ाम कनाडा में चल सकता है? मैं आपको बताऊँ बर्तानिया में चल सलमान भाई सकता है, ये हमारे लिए जर्मनी में चल सकता है। ये हमारे लिए आप यकीन करें मैं ज़्यादा बात इस पे नहीं करता, लेकिन ये हमारे लिए दोहरा अज़ाब होता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग तो चलें एक ख़ास माहौल में रह रहे होते हैं, देख रहे होते हैं उसको। हम जब उसको बाहर के नज़र से देखते हैं और अपने हिसाब से देखते हैं, तो हमें दोहरी जो तकलीफ़ है ना, वो हमें फ़ील होती है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ? दुनिया तो यहाँ तक इसलिए पहुँच गई इसरार हुई है। भाई इसलिए मैं इसरार भाई ये कह रहा हूँ, ये आँख मचोली का खेल खत्म कर दिया जाए। हर एक को ओन किया जाए, हर एक को ओन करके आगे बढ़ा जाए, हर एक को अहमियत को तस्लीम किया जाए और सब इदारे अगर अपने-अपने दायरा-कार में काम करना शुरू कर दें, तो ये हुँ, पाकिस्तान का क्राइसिस खत्म हो जाएगा सर। खत्म हो सकता है, पाकिस्तान का सही बात। क्राइसिस की एक बड़ी बुनियादी वजह जहाँ से ये इनिशिएट होती है कि हर इदारा अपनी डोमेन को छोड़कर दूसरे इदारों के दूसरे मामलात में मुदाखलत करके और उनको डिक्टेट करके और उनके ट्रैक के ऊपर जाकर खेलने की कोशिश करता है। जिससे ये सारा बात निज़ाम जो है वो जो है ना जिसे कहते हैं बर्बाद होता है, खराब होता है, सही बात ये बिगाड़ पैदा होता है। और और अभी भी इसी आप देखिए ना, जब मैं आपसे बता रहा हूँ, जब ये कहा गया जनरल बाजवा साहब ने कि जी अब हमने तय कर लिया है कि अब हमारी सियासी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं होगी। हुँ, तो हम में से बहुत से लोगों ने जहाँ इसको इसको एप्रिशिएट किया था, वहाँ डाउट्स का भी इज़हार किया था हाँ, और कहा था कि बिल्कुल। ये देखेंगे कि आगे जाके वाक़ई ऐसा है।
तो इसलिए ये चीजें तो अभी भी चल रही है ना, चीजें और चल लोग रही कह हैं। रहे हैं ना, अब ये जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को, और जिस तरीके से बाकी जमातों को दीवार से लगाया जा रहा है, पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है। अभी आपने कहा कि केपीके के अंदर जो है दोबारा गिरफ्तारियां हो रही हैं, हाँ ये जो हाँ इंटरव्यूज का सिलसिला है ये दोबारा शुरू हो चुका है, लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें दोबारा आएंगी। अगर ये खेल खेलना है तो फिर मैं ये आपसे पूछता हूं कि इंतखाबात की क्या हैसियत रह जाती है? फिर ये इंतखाबात फाइन का अमल तो अपने हाँ इंतखाबात से पहले ही मुतनाज़ा हो गया ना सर। हमने तो इंतखाबात से इंतखाबात पहले ही को उनको मुतनाज़ा लाके करा दिया। उनको कहें जी जी, इंतखाबात की जरूरत ही नहीं है, इंतखाबात की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बिठा दें उनको लाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बस ठीक है, क्या जरूरत हाँ, है? तो वो ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो जमहूरियत का उसके ऊपर लबादा ओढ़ा जाता है, हाँ उसको छतरी दी जाती है, उसको कवर दिया जाता है, इसकी भी जरूरत क्या है सर? क्यों लोगों को बिला वजह हम इस तरह के मामलात में लाके उनकी खुशफहमियां सही बढ़ाते बात। हैं पाकिस्तान की चलें सियासी और जमहूरी इस निज़ाम पे के मामले में? इस पे हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आखिर में जो आपने बात की है ना, उसी निज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंसर जो है, वो है लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल मकामी हुकूमतें, उनके ऊपर आपने एक किताब लिखी है जी। वो ज़रा मुझे बताएँ कि ये मैं आपको बल्कि दिखा भी रहा हूँ, ख़वातीन और हज़रात, ये ज़रा आप देखें, ये सलमान भाई ने किताब लिखी है, ज़बरदस्त किस्म की किताब है और बड़ी खूबसूरत तस्वीर भी लगाई है इन्होंने। और ये मकामी हुकूमतों का मुकदमा है। ये थोड़ा-सा मुख्तसरन हमें बताएँ कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आपका और क्या चाहते हैं आप इसका लोगों तक पैगाम पहुँचाना? जी। इसरार साहब, आप क्योंकि कनाडा में बैठे हुए हैं, आज की जदीद दुनिया जो है ना, उसका जो हुक्मरानी का निज़ाम है, उसका बुनियादी प्रिंसिपल डिसेंट्रलाइजेशन एंड मोर बिल्कुल, डिसेंट्रलाइजेशन है। यानी बिल्कुल सही। मरकजियत सेंट्रलाइजेशन के मुकाबले में डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने इस किताब में बुनियादी तौर पे सियासत का, जमहूरियत का, शफाफियत का, जवाबदेही का जो ताल्लुक है लोकल गवर्नमेंट के साथ, उसको जोड़ा है। और मैंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने गवर्नेंस में अपने आप को इंप्रूव करना है, तो हाँ, आपकी कुंजी जो है वो ये लोकल गवर्नमेंट होगी, जिसको हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब हमारे बिल्कुल। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये जो एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, या वीक किस्म की जो लोकल गवर्नमेंट के तस्वर है, उसकी वजह से पाकिस्तान में आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाती है। और ये भी मैंने कहा है कि ये जो हमें दुनिया के जदीद जितने भी लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम है, उनका एनालिसिस करना चाहिए। इस किताब में पूरा एक चैप्टर है जिसमें पाकिस्तान के मुकामी हुकूमतों के निज़ाम जो पहले दिन से लेके आज तक रहे हैं, उनका एक जी। तकाबली जायजा किया है, जिसमें जनूबी एशियाई ममालिक भी हैं और इसमें कुछ यूरोपियन ममालिक भी हैं। खुद कनाडा का मैंने लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम रिव्यू किया और इसमें डाला वेरी है गुड। कि जिस तरह से हम सीख सकते हैं। और जहां हुँ, आप ये अंदाजा लगाइएगा कि एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, और मैं वो कोट करता हूं जिससे मेरी बात खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं, एक स्कॉलर कहते हैं कि अगर आपने किसी मुल्क के अंदर जाना है और वहां जमहूरियत को जांचना है, परखना है, समझना है, देखना है, जायजा लेना है, तज्जिया करना है, तो आप उस रियासत के सबसे छोटे यूनिट यानी विलेज काउंसिल में चले जाएं और जाके देखें कि वहां का निजाम कैसे चल रहा है। अगर वहां की जमहूरियत ठीक है तो फिर इस्लामाबाद की जमहूरियत मीनिंगफुल है। अगर वहां की बिल्कुल सही। जमहूरियत ठीक नहीं है तो इस्लामाबाद की जमहूरियत का आम आदमी के मफादात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फिर एक सिलेक्टेड लोगों की जमहूरियत का निजाम है और एक बिल्कुल अलीट सही। तबके की जमहूरियत का निजाम है जो पाकिस्तान में राइज है। इसीलिए मैंने ये सारी डिबेट जनरेट की और मैं आखिरी मैसेज देना चाहता हूं। मैं सर इस किताब की तकरीब जो है मुख्तलिफ जामियात के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर करना चाह रहा हूँ, और उसकी एक वजह माशाअल्लाह। है। मैं ये समझता हूँ असरार भाई कि जो तहरीकें होती हैं वो हुँ, तालीमी इदारों से उठती हैं, जो इल्मी और फिक्री तहरीकें हैं। इसलिए बिल्कुल सही बात। मैं स्टूडेंट के सामने, फैकल्टी के सामने और वाइस चांसलर्स के सामने ये मुकदमा रख रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने सियासत, जमहूरियत और गवर्नेंस को इंप्रूव करना है, तो हुँ, आपको अपने तालीमी इदारों से गवर्नेंस के बिल्कुल सही। कॉन्टेक्स्ट में, गवर्नेंस की एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रॉन्ग, खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट की डिबेट को जनरेट करना होगा। और यही हमारा जो मॉडल है, जो हमें दुनिया का सबक देता है और जिसकी जी, बुनियाद पे हम अपने जमहूरी निज़ाम को मजबूत बिल्कुल। बुनियादों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी वेरी राइट एंड वेरी एप्ट एनालिसिस, बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया और यही ज़रूरत है हमारे मकामी हुकूमतों के हवाले से। अगर हम लोग उनको कम से कम इंस्टॉल ही कर दें, पहले तो चलें एम्पावरमेंट तो दूर की बात है, इंस्टॉल भी नहीं करते हैं तो वो फिर कैसे चलेगा सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी, एंड विश यू गुड लक, विश योर बुक थैंक अ यू वेरी मच ग्रेट सर। लॉन्च, थैंक यू इंशाल्लाह वेरी मच। मुलाकात होगी। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा इज्जत अफजाई करते हैं। थैंक यू वेरी नहीं मच। नहीं, बड़ी मेहरबानी, यू डिजर्व इट, वेल डिजर्व, थैंक यू थैंक यू। सर, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।